Under it, we can discuss about the diversities, different regional groupings, different cultural groupings, different linguistic groups, इन सारी चीज़ों को लेंगे and social tension as well as the problem of social disintegration. Whenever in any society, social value disintegration, social conflict, value conflict, यानी कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दो वैल्यू में जब कॉन्फ्लिक्ट होंगे तब, या फिर डिफरेंट कम्युनिटी के बीच प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशंस की होती है, या तो ट्राइबल इंटीग्रेशन का हो, या जस्ट लाइक इन इंडिया अनटचेबिलिटी छुआछूत है, या फिर दो रिलीजन्स की अलग अलग आइडियोलॉजी है लाइक हिंदू मुस्लिम एंड टोटली एंटागोनिस्टिक आइडियोलॉजी है. सो these are the various institutional as well as value level things which contribute to communalism in our society. हमारे सोसाइटी का जो सोशल फैब्रिक्स है वो ऐसा है कि डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिफरेंट वैल्यूज और कल्चर के साथ साथ अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, एंड उनमें अपने अपने एक कई लोगों के साथ एंटागोनिस्टिक वैल्यूज हैं. सो जिसके कारण ये कम्युनलिज्म की स्थिति ज़्यादातर बन जाती है. द सेकेंड पॉइंट इज रिलीजियस फैक्टर. Religious factors refers to the doctrine of religion, value of religion, religious pluralism means बहुत तरह के जो रिलीजन का एग्जिस्ट होना, और जो जो रिलीजन, इंडिया इज ए मल्टी रिलीजियस सोसाइटी. सो इन दिस कनेक्शंस हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के, फेथ को लेकर के, प्रेयर्स को लेकर के एंड मोड ऑफ वर्शिप को लेकर के इतने सारे चीज़ें हैं जिसके बीच में कि कोऑर्डिनेशंस एंड इंटीग्रेशंस काफ़ी कठिन हो जाता है कई बार. सो इन दिस कनेक्शंस वी कैन इलेबरेट रिलीजियस प्लुरलिज्म को देखेंगे, धार्मिक बहुलतावाद, और जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द टू रिलीजन, खास करके जो हिंदू मुस्लिम रिलीजन्स है वो, उनकी वैल्यू, उनके वे ऑफ लाइफ, उनके प्रेयर्स के तरीके, बहुत सारे चीज जो हैं जो मिलते जुलते नहीं, जिसके कारण क्या है टकराव की स्थिति बनी रहती है. तो ये एक तरह की कॉमनल चीजों को या एक ये होती है. फिर नेक्स्ट होता है क्या है कि आवर रिलीजन हमारे सोसाइटी में इज लार्जली मिसयूज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी. व्हेनेवर द रिलीजन इज पॉलिटिसाइज्ड, और जब धर्म का राजनीतिकरण हो जाता है तो यह एक उन्माद को जन्म देता है, कई बार कॉमनल टेंशंस को जन्म देते हैं. सो रिलीजियस फैक्टर्स के अंदर में धर्म का राजनीतिकरण ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि टुडे द most of the national level or regional level political party use religion as an instrument to realize their vested political interest. So in this connections देखेंगे. थर्ड पॉइंट है पॉलिटिकल फैक्टर्स. पॉलिटिकल फैक्टर्स मीन्स आवर पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर्स अपने वोट बैंक के लिए, या फिर कई बार उनको पॉलिटिकल जगह नहीं मिलना, ऐसे लोगों को, माइनॉरिटी लोगों को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस नहीं होना, या कई बार पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जैसे अभी सीएए का मुद्दा आया, एनआरसी का मुद्दा आया, तो इसको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से जोड़ दिया गया. इनफैक्ट कुछ और है बट उनको मोबिलाइज कर दिया गया कि भाई ये आपके विरुद्ध, और फिर एक कॉमनल रंग दिया गया इन चीजों को. सो पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं कि कई बार पॉलिटिकल लीडर्स दंगे भड़का देते हैं, कई बार वो क्या करते हैं लोगों के सेंटिमेंट्स के ऊपर में अटैक करते हैं. मत करना अभी. ओके. देन इकोनॉमिक फैक्टर्स और कम्युनल वायलेंस, लाइक द सच्चर कमेटी का मैंने डिस्कस किया है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लगता है कि वी आर इकोनॉमिकली पुअर, हमारे तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है, और बहुत तरह से
क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, गरीबी की प्रॉब्लम है, इन कंपैरिजन टू द मेनस्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। सो ये पिछड़ेपन, डिप्राइवेशंस, रिलेटिव डिप्राइवेशंस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल दीज थिंग्स पॉलिटिकली यदि, इकोनॉमिकली यदि एक ग्रुप फेस करता है तो वह कहीं ना कहीं से डिसकंटेंटमेंट और एक कॉन्फ्लिक्ट और मूवमेंट को जन्म देता है। लीगल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स रिफर्स टू लॉ। लॉ, हमारे देश में लॉ मेकिंग प्रोसेस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कई बार कानून को लेकर के, कानूनी दाव पेंच को लेकर के, जैसे आप 370 पे देखेंगे, हमारे देश में SC/ST एक्ट में जब अमेंडमेंट किया गया तो उसको लेकर के काफी दंगे हुए, काफी फसाद हुए, प्रोटेस्ट हुए। उसी तरह से CAA को लेकर के भी काफी प्रोटेस्ट हुए। तो कई बार ऐसे कानून सरकार लाती है जो ऐसा कानून कहीं ना कहीं से बहुत सारे धर्म या ग्रुप या जाति को लगता है कि हमारे विरोध में है, एंड इन दिस वे दे अगेन फिर एक ऑर्गेनाइज करके उस कानून के विरोध में खड़े हो जाते हैं। आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ जो ट्रिपल तलाक है उसको लेकर के जो सरकार लॉ बनाया था, तो सरकार को काफी दिक्कत झेलनी पड़ी थी, काफी प्रोटेस्ट हुआ था हमारे देश में। सो हमारे देश में एक यूनिफॉर्म लॉ बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, कि हर एक लोगों पे लागू होगा, हर एक लोगों पे हम करेंगे, ये होना ही चाहिए। बट ऐसा करने में सरकार को बहुत सारे विरोध झेलने पड़ते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, उनको लगता है कि इट इज नॉट फिट फॉर देम। सो इन दिस कनेक्शन these आर लीगल पॉइंट्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इट्स रिफर्स टू मनोवैज्ञानिक कारण। Psychological factors means psychologically a particular religious communities or cultural group, उनको लगता है कि या तो फियर है या डर है, या उन्हें लगता है कि इस देश में हम लोगों के साथ काफी भेदभाव हो रहा है, या कहीं ना कहीं से जैसे जो माहौल बनता है कि जैसे अभी मोदी सरकार आ गया, 10 साल से 5 साल 7 से चला रहे हैं, तो एक साइकोलॉजिकली माइनॉरिटी खास करके उन लोगों को दिमाग में ये आया, मुस्लिम कम्युनिटी को, कि मोदी मुस्लिम विरोधी है, गुजरात में दंगे करवाए, तो हो सकता है मतलब उनमें एक तरह का फियर पैदा हो, जबकि नहीं होना चाहिए कि वो मुस्लिम विरोधी नहीं है और न ही वो दंगे करवाए हैं। मतलब लेकिन फिर भी उनका एक जो गुजरात से इमेज बना हुआ था, तो मुस्लिम लोगों में एक तरह का इस तरह का परसेप्शन था कि भाई मोदी कभी भी मतलब हम लोगों के फेवर में काम नहीं कर सकता। फिर ऐसे और कई सारे पॉलिटिकल या ऐसी चीजें होती हैं, मनोवैज्ञानिक फैक्टर, जैसे कई बार लीडर्स बोलते हैं कि सभी को पाकिस्तान भेज देंगे, जो देशभक्त, वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। तो इस तरह से जो एक परसेप्शन जनरेट होता है, सो इन दिस परसेप्शन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको लगता है कि कहीं ना कहीं से हम, हमारे ऊपर कोई डोमिनेंट है, या एक फियर उनके पीछे काम करता है। और जब ये उनके माइंड में फियर होता है तो मौका मिलते ही वह फिर जब उनको दंगे का या इस तरह का, वह काफी एग्रेसिव हो जाते हैं, मूवमेंट पे उतर आते हैं। अभी 370 में यही हुआ, फिर देखा कि लॉ फिर सरकार ने 2-3 ले आया, तो उनको लगा कि मतलब हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो फिर एक तरह से उन्होंने रिएक्शन किया CAA में, काफी उनको काफी एग्रेसिव रिएक्शंस किए। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स इट रिफर्स दैट इन एवरी कॉमनल राइट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर होता है, चाहे वो गुजरात दंगा हो, मुजफ्फरनगर का दंगा हो, कोई भी दंगा यदि होता है तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से काम नहीं करता या फेलियर होते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रेशर काम करता है, और एडमिनिस्ट्रेशन अपने जो लीगल एक्शन है, रैशनल एक्शन है, वो नहीं ले पाते हैं, दबाव में, पॉलिटिकल दबाव में। अब यदि यदि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर या जहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह अपने लॉ एंड ऑर्डर, कानून, अपने फोर्स, अपनी चीज़ों के साथ उन पे पाबंदी लगाने में कई बार विफल होती है, अक्सर विफल होते हैं, नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर होता है। यानी कि आप पहले से आपको आभास नहीं था कि यहाँ माहौल बिगड़ने वाला है, तो आपने कर्फ्यू लगाना, आपने एक्स्ट्रा पुलिस बल को वहाँ डिप्लॉय करना, और तरह से जो लोगों को वार्न करना, ताकि हमारे यहाँ क्या होता है, जब दंगा हो गई तब फिर कुछ घटना हो गई
तब फिर प्रशासन और पॉलिटिकल सिस्टम फिर सक्रिय होते हैं। सो ये नहीं होनी चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि कुछ घटना हो जाए और फिर तब आप उसका डायग्नोसिस करें, इससे बेटर है कि घटना हो ही नहीं। उनके लिए सारे क्या कहते हैं मैकेनिज्म को तैयार करके रखना। फिर देन हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, अक्सर ऐसा होता है कि कई बार आप देखेंगे इवन कि इस्लाम में जब सिया सुन्नी का मुहर्रम का जुलूस निकलता है, दोनों अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। एक खुशी मनाता है, दूसरा गम मनाता है। तो वहां उस कॉन्टेक्स्ट में भी ज्यादातर तनाव रहता है दोनों कम्युनिटी के बीच। और कई बार यदि रहा है कि इस कौम के साथ हमारा हमेशा दंगा होती आया है। जैसे भारत में यदि देखेंगे तो दंगे का मतलब कॉम्युनल राइट का मतलब सबसे ज्यादा माइनॉरिटी और मुस्लिम के साथ होता है। सिख के साथ नहीं है, क्रिश्चियन के साथ उतना नहीं है, जैन पारसी और कम्युनिटी के साथ बुद्धिस्ट के साथ नहीं है। लेकिन अक्सर कॉम्युनलिज्म या कॉम्युनल दंगा राइट की जब बात होती है तो पहले आता है मुस्लिम। तो उसमें एक तरह का हिस्टोरिकल फैक्टर्स हम देखेंगे, शुरू से ही इसके साथ हमारे यहाँ ऐसा होता आया। उसको हम देखते हैं कि भाई दंगा तो हमारे मन में अगर ठीक है वही हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो या फिर काव का इशू हो, लव जिहाद का इशू हो। तो एक पर्टिकुलर, क्योंकि एक लंबे समय से होता आ रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वह चीजें हैं। कई बार यदि कोई हिस्ट्री ऐसा रहता है कि भाई इस कौम के साथ कभी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसी घटना हुए थी, तो वो चीज वर्तमान में दंगा के होने की चांसेस को और ज्यादा बढ़ा देती। फिर है लोकल फैक्टर्स। लोकल फैक्टर्स का मैं एक एग्जांपल दूं कि दंगा एक छोटी सी जगह से फैलता है, छोटे से कारण होते हैं, रीजंस होते हैं। मुजफ्फरनगर दंगा जो हुआ दिल्ली के बगल में, वह एक मामूली सी घटना हुई थी। किसी हिंदू लड़की को किसी मुस्लिम लड़के ने छेड़खानी कर दिया स्कूल से आते वक्त। अब उस पर क्या हुआ कि लड़की पक्ष वाले से लड़के की पिटाई कर दी। फिर क्या हुआ कि उस पक्ष के आकर के इन लोगों की पिटाई कर दी। फिर क्या हुआ कि गांव की पंचायत बैठ गई, उसमें एमएलए साहब आ गए, उसमें तूल दे दिया। और फिर हिंदू पक्ष के लोगों ने मिलकर पूरे जो गांव को के लोगों के साथ दंगा भड़का दिया और फिर घटना हो गई बड़ी। तो इसको शुरू लेवल में ही यदि इसको समझा के बुझा के और तरीके से यदि बंद किया जाता, ये रुक सकता था। और फिर धीरे धीरे मुजफ्फरनगर पूरे डिस्ट्रिक्ट को ये चपेट में ले लिया। फिर यह फैलते हुए दिल्ली तक इसकी बदबू आने लगी थी। फिर धीरे धीरे यही चीज एक जगह से स्प्रेड होकर के पूरे देश को अपने ग्रिप में ले लेता। राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या की घटना, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट की घटना, पूरे देश में देखें कि पूरे देश में कम्युनल राइट फैल गए। तो लोकल फैक्टर्स का मतलब एक लोकल चीजों से होती है, लोकल लेवल पे किसी गांव में विलेज में शुरुआत होती है। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया पे उसको गलत ढंग से प्रेजेंट कर दिया जाता है, गलत पिक्टोरियल व्यू दिखा दिए जाते हैं, वीडियोस दिखा दिए जाते हैं। और फिर धीरे धीरे लोगों की भावना आहत होने लगती है। और फिर जिले के जिले, डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट, लाखों लोग इसमें फिर शामिल हो जाते हैं और एक विशाल रूप ले लेता है। और फिर एट दिस स्टेज उसको रोकना गवर्नमेंट के लिए, प्रशासन के लिए काफी कठिन हो जाता है। सो जो लोकल लेवल पे कोई यदि शुरुआत है तो वी शुड स्टॉप इट एट दैट लेवल। उसी पर्टिकुलर लेवल पे यदि उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाए, और वहां पर में यदि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे लीडर्स, हमारे धर्मगुरु, रिलीजियस जो है वो, ये सब, या सोसाइटी की जो पंचायत सब है वो लोग यदि ठीक से यदि एक्शन में रहें तो दंगा भड़कना बिल्कुल नहीं संभव है। नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर्स बिहाइंड कम्युनल वायलेंस। दीज आर द वेरियस फैक्टर्स वी इलैबोरेटेड। नाउ यू कम हियर, सी पीपीटी। ये देखो, चेक इट। मेजर्स टू चेक कम्युनलिज्म, दिस इज हियर पॉइंट। मेजर्स टू चेक कम्युनलिज्म। अब संप्रदायवाद को रोकने का उपाय क्या क्या हो सकता है? व्हाट आर द मेजर्स?
मैं पीपीटी भेजा हूं, आर यू वाचिंग? दिखाई दे रहा है? मेजर्स टू चेक कम्युनलिज्म, कि अंडर दिस हेडिंग वी विल सी कि व्हाट आर द एफर्ट्स मेड, व्हाट क्या हम तरीका है, वह कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से हम कम्युनलिज्म को रोक सकते हैं। फर्स्ट वन, इंश्योरिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड जस्टिस। इट रेफर्स दैट इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि गरीबी, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, कुछ रिलीजियस कम्युनिटी बहुत ज्यादा गरीब हैं, जो रूरल और अर्बन एरिया में जो बैकवर्डनेस है, पॉवर्टी की जो समस्याएं हैं, एजुकेशनल इलिटरेसी की जो समस्याएं हैं, और जस्टिस। जस्टिस रिफर्स टू कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। थियोरिटिकली इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन we read no discrimination on ground of gender, religion, caste, creed under article 15, but practically क्या होता है कि बहुत सारे योजनाओं का बेनिफिट माइनॉरिटी कम्युनिटी तक नहीं पहुंचता है, उनके रिप्रेजेंटेशन कम होती है, उनमें पॉवर्टी और इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, सच्चर कमेटी के आधार पे मैं बता रहा हूँ। तो उनमें एक तरह का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और रिलेटिव डिप्राइवेशन होता है, और फिर वो उसमें जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी तो उनको लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमारे कौम के लोगों को नौकरियों में सिलेक्शन नहीं, हमारे में गरीबी बहुत ज़्यादा, तो एक तरह का उसमें एंटेगनिज्म डेवलप होता है। तो ये सिर्फ थ्योरी या फिर संविधान में देने की बात नहीं है, प्रैक्टिकली आवर गवर्नमेंट, आवर पॉलिसी मेकर्स और एडमिनिस्ट्रेटर को ये चाहिए कि योजनाओं का लाभ या जो उनके अधिकार हैं वह प्रॉपर ढंग से उन कम्युनिटी को मिले, वह उनको अवेल करे, उनको प्रॉपर जो हम संविधान अधिकार देता है वह प्रॉपर उन तक पहुंचे। ऐसा नहीं वो अधिकार का उपयोग नहीं कर पाए, उनका रिप्रेजेंटेशन हो पॉलिटिकल सिस्टम में। और जो गरीबी है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ स्पेशल एफर्ट्स करके उनमें भी एक चीज़ों को सुधारना होगा। तो ये हम जब करेंगे तब उनको फिर इनका एकीकरण होगा, इंटीग्रेशन होगा। बट इन सब के प्रति जो मेजर प्रॉब्लम्स है, दैट प्रॉब्लम इज द पॉपुलेशन। कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट योजना उनको नहीं मिलती या स्कूलिंग नहीं मिलता, इवन की एडिशनल चीज़ें दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, लेकिन मेजर प्रॉब्लम है उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज फार एज इकोनॉमिक थिंग्स आर कंसर्न। तो एक बहुत बड़ा एक इशू है। सेकेंड पॉइंट, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। कि पॉलिटिक्स एंड रिलीजन शुड बी टू डिफरेंट टू डोमेन्स और स्फीयर्स। जब पॉलिटिक्स और रिलीजन मिलेगा तो इससे कम्युनलिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। कि रिलीजन इज द पर्सनल अफेयर्स, रिलीजन को एक आस्था, विश्वास और व्यक्ति के अपनी आज़ादी पर छोड़ दिया जाए, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के साथ राजनीतिक नहीं, उनके साथ किसी धर्म के साथ राजनीति या धार्मिक विश्वास के साथ। हमारे यहाँ ये बहुत एक गलत टेंस है जो कि ब्रिटिश जमाने से चली आ रही है आज तक, कि पॉलिटिकल पार्टी धार्मिक सेंटिमेंट्स का यूज करते हैं, राम जन्मभूमि के नाम पर में, अल्लाह के नाम पर में, अपने जो धार्मिक सिंबल हैं उनके नाम को यूज करके, उनके स्लोगन को बना करके लोगों को इमोशनली एक तरह से रिलेट करके फिर एक कॉन्फ्लिक्टिंग और काफ़ी टेंस माहौल को क्रिएट करके कई बार दो धर्मों के बीच पोलराइजेशन कर देते हैं, कई बार वो धर्म के नाम पे फॉल्स प्रॉमिस कर लेते हैं, और तरह की चीज़ों को करके फिर वो अपने सत्ता में आने के लिए इस तरह की चीज़ करते हैं। सो इट शुड बी हियर, गांधी जी ने कहा था, गांधी जी आर्गूड दैट रिलीजन और पॉलिटिक्स एक साथ साथ हो सकता है। क्यों? उसके पीछे गांधी जी का व्यूज था कि हमारे लीडर्स, यदि पॉलिटिकल जो लीडर हैं वह एथिकल और मोरल कैरेक्टर के तब बनेंगे जब वह धार्मिक हों। तो धार्मिक होना यानी कि उसका उनके एथिकल और मोरल वर्च्यूज को दिखाता है।
और फिर वो पॉलिटिक्स में जब आएंगे तो एक प्रिंसिपल बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज ए सीन, गांधी जी ने कहा था। सिद्धांत की राजनीति होनी चाहिए। सो यू नो, गांधी जी का ये सोच था। बट हियर हमारे यहाँ तो जस्ट रिवर्स है। हमारे यहाँ गीता की भी कसम खाते हैं और संविधान की शपथ लेते हैं और फिर दूसरे ही पल वो क्या कहते हैं, उसके विरुद्ध काम करने लगते हैं। इट मीन्स पुअर लीडरशिप क्वालिटी है। तो लीडरशिप क्वालिटी जब काफी रिच होते हैं, यानी कि वो पढ़े लिखे लीडर होते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे देश में 50% ऐसे लीडर हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। क्या कहते हैं उससे, क्या कहते हैं, कई तरह के मुकदमे होते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बोहरा कमेटी का रिकमेंडेशन करता है। बोहरा कमेटी का रिकमेंडेशन ने कहा कि ऐसे पार्लियामेंटेरियंस और असेंबली में बहुत सारे ऐसे हैं जिन पे कई सारे केस हैं, बहुत सारे मामले हैं, और वह एक क्रिमिनल और मनी मसल्स इस बैकग्राउंड से आ जाते हैं। तो गुड लीडरशिप क्वालिटी का मतलब वेल एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, क्या कहते हैं, मोरल वैल्यूज वाले लोग, ऐसे लोग राजनीति में आए। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल रोल ऑफ मीडिया। ये बहुत मायने रखता है। रिस्पॉन्सिबल रोल ऑफ मीडिया, फर्स्टली तो मैं बात करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया यानी टेलीविजन आज हर एक घर घर में है, लोग देखते हैं और ये इस ढंग से किसी न्यूज को प्रेजेंट करते हैं, कहते हैं कि 1 मिनट के अंदर में ये पूरे लोगों तक पहुंच जाते हैं। यदि उसमें कुछ ऐसे चीज कंटेंट है, वीडियोस या कुछ पिक्चर पिक्टोरियल व्यू, जिससे लोगों की भावना आहत होती है, तो कई बार ऐसी चीज भी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, दिखा देते हैं, और फिर वह क्विक एकदम जल्दी आग की तरह दंगा भड़कने लगता है। इसमें दो तरह के हैं, एक तो पॉजिटिव रोल है मीडिया का, दूसरा नेगेटिव रोल है मीडिया का। पॉजिटिव रोल ये है कि मीडिया ऐसे न्यूज जो कि लोगों की भावना को आहत करता है, लोगों को और आक्रामक बनाता है। कई बार ऐसा हुआ है, मीडिया ने अपने न्यूज को कहने के तरीके और इस स्टाइल में उनको प्रेजेंट करना ताकि लोगों की भावना आहत नहीं हो, लोग आक्रामक नहीं हो, और कई बार क्या कहते हैं, वह कंट्रोल कर लेते हैं परिस्थिति को, दंगे को, और चीजें पॉजिटिव वे में सोशल इंटीग्रेशन बना रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि मीडिया ऐसे पिक्टोरियल व्यू को दिखा दिया, शेयर कर दिया, जिससे लोगों में भावना भड़क जाती है और लोग मारकाट पे उतारू हो जाते हैं। हमारे यहाँ मुंबई का दंगा हो रहा था, मुंबई का दंगा हो रहा था, हमारे यहाँ मुंबई का दंगा हो रहा था और मीडिया वहां लाइव टेलीकास्ट कर रहा था, और इससे कहीं ना कहीं से हमारे सिक्योरिटी का जो रूफल्स है वह रिफ्लेक्ट हुआ, और उसका फायदा उठा करके पाकिस्तान से उनको जो है सैटेलाइट फोन पे इनपुट डाले जा रहे थे उग्रवादियों को। तो कई बार ऐसे में अपनी टीआरपी बढ़ाने की होड़ में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है वो कुछ इस तरह की चीजों को दिखा देते हैं, कुछ गलत चीजों को दिखा देते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा मोटिवेटेड होकर के वो काम करते रहे। आजकल पेड न्यूज का कॉन्सेप्ट, तो पेड न्यूज यानी कि वो चैनल्स पैसे लेकर कई बार ऐसे चीजों को मोबिलाइज करते हैं। और दूसरा जो है वह है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का मतलब ट्विटर, फेसबुक और ये व्हाट्सएप, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो गए हैं। अब किसी ने कोई वीडियो भेजा, देखो हिंदू भाइयों को कैसे मारा, देखो मुस्लिम भाइयों को जो मॉब लिंचिंग कैसे किया गया, और बहुत ही खतरनाक उसके दृश्य को, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, फैला देते हैं। फिर उनको लाखों लोगों तक उनकी एक आध घंटे में पहुंच बन जाती है, वीडियोस वायरल हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि समाज में तनाव पैदा हो जाता है, दो कौम के बीच तनाव पैदा हो जाता है।
दो धार्मिक संप्रदाय। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2010 में एक ऐसी घटना हुई थी हमारे देश में कि इस घटना में क्या हुआ था कि आसाम में कुछ आसामीज लोगों ने बांग्लादेशी मुसलमानों को कुछ कारणों से मारपीट कर दिया। अब इस घटना को फैलाया गया और एक वीडियो वायरल किया गया पूरे देश में कि रमजान महीना चल रहा था उस जमाने, उस टाइम में, कि रमजान के बाद भारत में जहां जहां नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, आसाम, मणिपुर, मिजोरम के, उन सबको मुसलमान लोग मारपीट करेगा, बुरी तरह से धमकाया। वो वीडियो में धमकी दी गई और वह वीडियो वायरल हो गया। अब नतीजा ये हुई कि उस समय की मैं बात कहूं कि बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली, जितने भी बड़े बड़े शहर में जो नॉर्थ ईस्ट के लोग जहां जहां काम करते थे, अब 2 दिन मात्र बचा था रमजान का और उस वीडियो में दिखाया गया था कि रमजान खत्म होते ही इन लोगों को मारेंगे पीटेंगे। हैदराबाद सारे लोग रेलवे स्टेशन पे आ गया, डर गया। नॉर्थ ईस्ट वाले, ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जगह नहीं है, एयरपोर्ट पे जगह नहीं है, पूरे देश में हलचल पैदा हो गया। अब लोग लौट रहे हैं अपने अपने नॉर्थ ईस्ट घर, कोई पुणे से, कोई हैदराबाद से, कोई बेंगलोर से, अफरा तफरी मची। फिर उसमें हमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बीच में इंटरवीन किया। उन्होंने बोला कि हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, आप लोग लौटिए मत। लेकिन वो लोग इतने डरे हुए थे कि मतलब वो लोग निकल गए यहाँ से। फिर जाकर के उनको फिर चेक किया गया और बहुत तरह से, तो इस तरह से वो रोल प्ले करता है सोशल मीडिया, इस तरह से वो वर्कआउट करते हैं। तो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है कि ऐसे कंटेंट डाल के आज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको मिसयूज कर रहे हैं और तरह के ऑर्गेनाइजेशन इसको मिसयूज कर रहे हैं और इसका बहुत ज्यादा निगेटिव प्रभाव पड़ता है। कई बार हम नकारात्मक चीजों को लेकर के इस पे ये करते हैं। तो दिस इज हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट द मीडिया को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप फोर्थ पिलर ही करते हैं, फोर्थ पिलर करते हैं मीडिया को, कि मीडिया को सोशल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनलिज्म, इन सब के साथ होना चाहिए। कि तो कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, तो मीडिया को और मोर एंड मोर इंक्रीज रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन सब चीज़ों को हम भी, हमारा भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मीडिया को जब यूज़ करते हैं तो वी शुड चेक कि हम कहीं भी ऐसे कंटेंट या फोटोज या वीडियोस को शेयर लाइकिंग नहीं करें सोशल मीडिया पे। और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो टेलीविजन चैनल हैं, उन सब पे भी जो है बहुत उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू इंश्योर सोशल इंटीग्रेशन को कैसे किया जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इट मीन्स कि हमारे देश में जो नेशनल लेवल और रीजनल लेवल के जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, वी हैव द मल्टी पार्टी सिस्टम। तो वह पार्टी क्या रोल प्ले कर रहा है? कई बार पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोवोक कर देते हैं, कई बार वो खुद जो उसमें शामिल होते हैं क्योंकि अपने इंटरेस्ट के लिए। कई बार ऐसा होता है कि वह पहल करते हैं कि नहीं, दंगा फैले नहीं, आगे नहीं बढ़े, प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। तो हमारे देश में नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी एज वेल एज रीजनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी, देयर लीडर्स, देयर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स एंड जो उनके जो वर्कर्स, कार्यकर्ता हैं भी, they have the moral responsibility, they have the ethical responsibility to ensure social integration and to maintain social solidarity and cohesion in society। क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं, वो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। देन रोल ऑफ सोशल लीडर्स और एक्टिविस्ट। सोशल लीडर्स हम किसको कहेंगे? सोशल लीडर्स कहेंगे अन्ना हजारे जैसे लोग, धर्म गुरु जो हैं बैठे हुए हैं, हमारे शंकराचार्य हों, रामदेव बाबा हों,
हमारे क्या कहते हैं और जो चीज़ों को लीडर्स हमारे सोसाइटी में हैं वो, तो ऐसे लीडर्स जिसके मास फॉलोअर्स हैं, तो सोशल लीडर्स शुड कम फॉरवर्ड, सोशल एक्टिविस्ट शुड कम फॉरवर्ड, सेलिब्रिटीज लोग हैं वो, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट्स ऑन देयर पार्ट्स टू द कंट्री और नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। वो लोग जब एडवोकेट करते हैं लोगों को, वो लोग जब कोई अपील करते हैं तो उनका असर होता है, तो उन लोगों को एक लीडरशिप मिलना चाहिए। रोल ऑफ रिलीजियस गॉडमैन और हेड, धर्म गुरु जो बोलती है, हर एक धर्म के धर्म गुरु होते हैं। हमारे शंकराचार्य में, मुस्लिम में जो जामा मस्जिद का इमाम होता है वह गॉडमैन माना जाता है। उन्होंने यदि एक बार कुछ कह दिया तो उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा कि ईद का चांद इतने बड़े होगा तो लोग उसी समय में खोलेंगे। उनकी अपनी बहुत सारे लोगों में लोग आस्था रखते हैं और उनके बातों का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे फिगर्स को चाहिए कि कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे। यदि आप लोगों का अभी यदि कट जाएगा लिंक तो आप लोग एकदम सब लोग जुड़े रहेंगे। मैं फिर से रीलिंक, क्योंकि 40 मिनट होने के बाद वो डिलीट हो जाता है, कट जाता है। तो अभी आपके पास 4-5 मिनट टाइम है। यदि एकाएक चला जाए तो आप फिर से लिंक भेजेंगे और सब लोग आप कनेक्ट होंगे फिर हमारे से। आर यू गेटिंग योर पॉइंट्स? हेलो? यस सर। ठीक है। तो ये गॉडमैन ये हुआ, जैसे जामा मस्जिद का इमाम, जामा मस्जिद का इमाम एक बार कहेगा कि ये काम करना है तो सारे मुस्लिम जो है भारत में खड़े हो जाएंगे कि हाँ यही काम करना। इतना बजे चांद दिखेगा तो वही बात जामा मस्जिद से डिक्लेरेशन होगा, तब सारे मुसलमान ईद मनाएंगे। इसी तरह से हिंदू में भी। तो ये जो गॉडमैन होते हैं, ये गॉडमैन को चाहिए कि वो गंगा नहीं भर के अपने अपने कौम के लोगों को समझा बुझाकर पॉजिटिव सोच, एक इंटीग्रेशन वाली पॉलिसी को फॉलो करें। फिर डेवलपमेंट ऑफ सेकुलर आउटलुक। सेकुलर आउटलुक, अभी हम सेकुलरिज्म वाला चैप्टर्स पे आएंगे। भारत में थियोरिटिकल सेकुलरिज्म तो हम जानते हैं कि सैद्धांतिक रूप से हम कहते हैं कि वी आर सेकुलर कंट्री, बट जब व्यावहारिक रूप आता है वहां हम सेकुलरिज्म को मेंटेन नहीं करते। कि हमारे अंदर दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान हो, रेस्पेक्ट हो। और सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी धर्म नहीं माने। हम हिंदू वे ऑफ लाइफ, हम तिलक लगाएंगे, पूजा करेंगे, प्रेयर करेंगे, सब कुछ करने की हमें आज़ादी। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे धर्म के लोग हैं उसका भी हम विरोध में, उसको भी स्वतंत्रता है अपने तरीके से करने का। हाँ, उसमें होता क्या है कि कई बार हमारे धर्म की ओर टकराव में आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, तो वहां पर में फिर चीजें इशू बनने लगते हैं। तो एक सेकुलर चीजों को हम मेंटेन करने की कोशिश करें और धर्मों का सम्मान करें, हर एक धर्मों को समझें कि ये वे ऑफ लाइफ है। एंड गांधी जी ने जैसे कहा था कि रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन्स आर द डिफरेंट वे टू रीच द सेम गॉड और सेम डेस्टिनेशन। इट इज मीन्स, रिलीजन एक मीन्स है, ठीक है। सो इन दिस वे हम दें सेकुलर चीजों को, सेकुलर माइंडसेट और वैल्यू को हम जिए। सेकुलरिज्म का मतलब संवैधानिक अधिकार समझ करके हल्ला करता है। हमारे देश में सिर्फ हल्ला होता है, क्या प्रैक्टिकल में, व्यवहारिक में आज इंटर रिलीजियस मैरिज हो जाता है तो देखो कितना लव जिहाद के नाम पे क्या हो रहा है। कोई भी करे, हिंदू करे चाहे मुस्लिम करे, ऑर्गेनाइज तरीके से करे चाहे जैसे भी करे। सेकुलरिज्म का मतलब कोई भी हिंदू यदि मुस्लिम से शादी कर लिया, मुस्लिम, तो कोई इशू नहीं है। हमारे देश में देखो कितनी विवाद हो जाती है, तो डच इंडियन सेकुलर है, कैसे कहेंगे? हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे कि कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़का से शादी कर ले, ठीक है। बहुत ज्यादा एक हमारा जो सोशल सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं से हम अपने चीजों के प्रति हैं उसमें थोड़ा सा उतने हम, हमारा विजन और व्यू उतने डेवलप नहीं हुआ है, एटीट्यूड वैसे नहीं बने। मोर डेमोक्रेटाइजेशन एंड और डिसेंट्रलाइजेशन, दिस पॉइंट रिफर दैट ज्यादा से ज्यादा पंचायती राज को और स्ट्रॉन्ग करना, हर एक लोगों को पावर देना, SC ST माइनॉरिटी, उनका पार्टिसिपेशन को बढ़ाना इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, म्यूनिसिपल और क्या कहते हैं पंचायती राज सिस्टम सब में। तो उनको पावर शेयरिंग में जब उनको हम लाएंगे तो ग्रेजुअली दे विल रियलाइज दैट नहीं, हमें हमारे पास भी पावर है। सो इट विल चेक द थिंग्स प्रॉपरली। स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन और लॉज, और फिर इसके लिए एक बहुत ही कठोर कानून भी बनाने होंगे जो सरकार ने बनाया है। कम्युनल वायलेंस बिल पास हुआ 2013 में कि
लॉ लाना होगा कि कोई भी व्यक्ति एमएलए एमपी कोई भी हो क्यों ना हो, यदि वह भड़काऊ भाषण देता है जिससे दंगा भड़कता है तो उनके साथ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस, प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस इट रिफर्स टू सहिष्णुता, कि सहिष्णुता सिर्फ एक साइड से नहीं होगा, हिंदू सहिष्णु रहे उससे नहीं होगा, हर एक धर्म के लोगों को दूसरे के साथ टॉलरेंट होना पड़ेगा। मुस्लिम को भी टॉलरेंट होना पड़ेगा। अक्सर वो देखो आग उगलते हैं, क्या बोलते हैं वहां पर में हैदराबाद में असरुद्दीन ओवैसी का भाई कौशल्या माता को गाली देते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन हमारा देश इतना टॉलरेंट है कि उसको कोई रिएक्ट, दूसरे देश में ऐसा बोलता है तो उसको देश से निकाल दिया जाए। तो हमारा देश टॉलरेंट है, हम व्यक्ति की आजादी के नाम पे उसे कुछ नहीं होता है, बोलता है हमारे हिंदू देवी देवता को गाली देता है, लीडर्स को चैलेंज करते हैं। अब लिंक भेजेंगे अभी आपको, ठीक है नहीं, अभी चूंकि 1 मिनट बच गया है तो ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक चीज है कि टॉलरेंस को हम बढ़ावा दे ज्यादा से ज्यादा, हर एक ये रिलीजन के माध्यम से, बाय एजुकेशन, बाय सोशलाइजेशन प्रोसेस इन द चिल्ड्रेन, कि हम सहिष्णु कैसे बने, हमारे अंदर में एक वैसे वर्चूज कैसे आए, और हम इस तरह से सोशल इंटीग्रेशन को हम ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं कि ऐसे गुण यदि हमारे में हैं तो ये एक सोशल लाइफ के लिए भारत जैसे देशों में काफी कुछ अच्छा है। तो टॉलरेंस को एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, सोशलाइजेशन के माध्यम से, रिलीजन के माध्यम से हम अपने समाज में और ज्यादा प्रमोट करें। सो दिस इज हियर कि दिस पॉइंट, अब ये लास्ट पॉइंट होगा हमारा लेजिस्लेटिव मेजर,